हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। आज की जो हमारी क्लास है वो है महिला सुपरवाइज़र। इस वैकेंसी का जो हमारा आज की क्लास में टेस्ट नंबर रहने वाला है वो है सेकंड टेस्ट। और इस क्लास में जो हम महिला सुपरवाइज़र भर्ती के टेस्ट करेंगे वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कंप्लीट टेस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और विद सॉल्यूशन। यानी आपके सिलेबस में जो आपके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके का, राजस्थान आपका है तो राजस्थान जीके का ऑल पार्ट, चाहे ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री या फिर इको, करंट अफेयर्स, कुछ भी हो, सारा का सारा है इस क्लास में। यानी इस सीरीज में हमें पूरा का पूरा है वो कवर करेंगे। साथ में आपके अदर सब्जेक्ट है जैसे जनरल साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सारे के सारे हमें कवर करेंगे। तो ये क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सीरीज से आज से जुड़ जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। साथ में ही इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए जनरल साइंस की क्लासेज हैं वो कल से स्टार्ट कर दी गई हैं। ये जनरल साइंस की जो क्लासेज हैं, जीएस की क्लासेज है वो आपके आरएसएसबी और आरपीएससी में कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, महिला सुपरवाइजर हो, राजस्थान एलडीसी हो, आरएस हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए आपका साइंस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और सर बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करके आपको पूरा का पूरा जो साइंस है वो कवर करवाएंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और उसके बाद आपको इसी चैनल पे है इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी जोड़ना है ताकि सभी का है वो तैयारी है वो अच्छे से अच्छे हो जाए। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि निम्नलिखित में से उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है। उपाय, उपधान, उपकार, उपचार, उपनित, उद्दित, उपमान, उपायन, सम्मान, उपर्युक्त, उपयुक्त और उपायुक्त। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें उपाय, उपदान, उपकार, उपाय की बात करें तो उप प्लस आय, उपधान की बात करें, उपधान की बात करें तो उप प्लस धान, और हम बात करें उपकार की, उपकार की तो उप प्लस कार, उप प्लस कार। तो इन सभी यानी तीनों के तीनों में है वो उप उपसर्ग दिया हुआ है, उप उपसर्ग दिया हुआ है। तो हमसे पूछा था कि किस समूह में, यानी सारों के सारों में दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। बाकी की बात करें तो उपचार, उपमान, उपचार, उपमान, उपायन, उपायन और उपयुक्त, उपयुक्त, इनमें भी आपके उप उपसर्ग है लेकिन पूरे के पूरे समूह में नहीं है, पूरे समूह में ऑप्शन है फर्स्ट में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है। अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है, तो अड़ियल का क्या बनेगा, अड़ प्लस में ईयल, क्या बनता है, अड़ियल बनता है, अड़ियल है वो बनता है। तो फिर इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा हो गया, प्रत्यय हो गया ईयल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर हम देखें कि ईयल प्रत्यय से और कौन से शब्द बन सकते हैं, तो मरियल बन सकता है, मरियल बन सकता है, सड़ियल बन सकता है। तो ये इससे ईयल प्रत्यय से और भी शब्द बन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है, ईयल प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द वो विदेशी प्रत्यय से बने हुए हैं। सेहतमंद, पालनहार, यानी सभी शब्द कौन से, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों के दोनों शब्द वो विदेशी प्रत्यय से बने हुए हैं। चालबाज, मेजपोश, खबरन बीस, अभानेर, नशेड़ी और नजराना। अगर हम बात करें चालबाज की, किसकी बात करें, चालबाज की, तो चाल प्लस बाज, ये आपके अरबी फारसी प्रत्यय है, अरबी फारसी, अरबी और फारसी प्रत्यय है। अगर मेजपोश की बात करें, किसकी, मेजपोश की, तो मेजपोश क्या होगा, मेज प्लस पोस, ये भी कौन सा है, ये भी आपका अरबी फारसी प्रत्यय है। पालनहार की बात करें, पालनहार की बात करें तो पालन प्लस हार,
पालन प्लस हार, जो कि आपका हिंदी प्रत्यय, ये है हिंदी प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय। आभा नेर की बात करें तो आभा नेर क्या है आपका, आभा प्लस नेर, आभा प्लस नेर, जो कि हिंदी प्रत्यय है। नशेड़ी की बात करें तो नशा प्लस एडी, नशा प्लस एडी, तो ये भी कौन सा है, हिंदी प्रत्यय है। और किसकी बात करें, खबरनवीस, खबरनवीस की बात करें तो ये भी कौन सा है, अरबी फारसी है। खबर, खबर प्लस नवीस, खबर प्लस नवीस, तो ये भी कौन सा है, ये आपका अरबी और फारसी प्रत्यय है। सेहतमंद की बात करें, कहाँ है, सेहतमंद, सेहतमंद की बात करें तो ये भी सेहत प्लस मंद, सेहत प्लस मंद, ये भी आपका कौन सा है, अरबी और फारसी है, अरबी और फारसी है। और कौन सा बच गया, और बच गया नजराना, नजराना, नजराना की बात करें तो ये भी कौन सा है, नजर प्लस आना, नजर प्लस आना, तो ये भी कौन सा है, ये भी अरबी फारसी है। अब हमें ये पूछा है कि सभी शब्द विदेशी होने चाहिए। सेहतमंद और पालनहार में है, सेहतमंद में जरूर विदेशी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जो पालनहार है, पालनहार में कौन सा है, हिंदी प्रत्यय है। चालबाज और मेजपोश ऐसे हैं, चालबाज और मेजपोश जिसमें दोनों के दोनों है वो विदेशी प्रत्यय लगे हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। खबरनवीस है, इसमें आभानेर हिंदी प्रत्यय हो गया। नशेड़ी, नजराना में नशेड़ी हिंदी प्रत्यय हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छाननी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है। तो छाननी शब्द है वो किसका पर्यायवाची नहीं है। छाननी के पर्यायवाची देखें तो विधि, कुंज, पर्णकुटी और छुम्पा। इसमें से अगर मैं आपको छाननी के पर्यायवाची बताऊं कि कौन कौन से होते हैं, तो इसके होते हैं, कुंज होता है, कुंज, पर्णकुटी, पर्णकुटी, झुम्पा, झुम्पा, झोंपड़ी, झोंपड़ी, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके छाननी के पर्यायवाची। अब बात करें कि इसमें से तो कुंज आ गया, पर्णकुटी आ गई, झुम्पा आ गई, झोपड़ी आ गई, तो आपका विधि है, ये छाननी का पर्यायवाची नहीं है। तो विधि किसका पर्यायवाची हो सकता है, विधि के पर्यायवाची होता है विधाता, विधि के होते हैं विधाता, प्रजापति, प्रजापति, निर्माता, निर्माता, और क्या हो सकता है, बर्मा हो सकता है, बर्मा, और चतुरानन हो सकता है, चतुरानन, तो ये किसके है, ये विधि के आपके पर्यायवाची है। और छाननी के कौन से हो गए, कुंज, पर्णकुटी, झुम्पा, झोंपड़ी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म हमें छांटना है। सापेक्ष, निरपेक्ष, सक्रिय, अक्रिय, कृत्रिम का प्राकृतिक, ग्रामीण का नागरिक, तो इनमें से है ना जो गलत है वो हमें बताना है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष है, ये तो बिल्कुल सही है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, यानी कृत्रिम जो बनाई हुई प्राकृतिक जो प्रकृति की देन है, तो ये भी सही है। ग्रामीण का नागरिक, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय का अगर विलोम की बात करें, सक्रिय, तो सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। क्या होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय यानी जो क्रिया के साथ हो, यानी कार्य करने वाला। सक्रिय यानी क्रिया के साथ हो, कार्य करने वाला। और निष्क्रिय जो क्रिया न करता हो, तो सक्रिय और निष्क्रिय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका शब्द का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका और विसर्जन, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, अधित्यका। उपत्यका की बात करें तो उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका। अब जैसे विसर्जन है, तो विसर्जन का क्या हो जाएगा, विसर्जन का हो जाएगा आहान, विसर्जन का क्या हो जाएगा, आहान, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन है पूरे अच्छे से उसका सॉल्यूशन करूँ, पूरे अच्छे से आपको समझ आए, और आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ है वो 4 से 5 क्वेश्चन मिले, ताकि आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, यानी कम टाइम में कम क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिले। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, समान ताप पर किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है। पास्कल का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम और थॉम्पसन का नियम, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओम का नियम। और ओम का नियम है, हम छोटी क्लासों में जब साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो छोटी क्लासों में हम ये क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम ने
जो ओम ये साइंटिस्ट है उन्होंने ओम ने किसी धातु के लिए धातु के तार में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है जिसको हम आई से संबंधित करते हैं, आई क्या है, विद्युत धारा है, तथा उसके जो कोई धातु है उसके सिरों के बीच विभवांतर तो वो क्या, इसे हम वोल्ट वी से, विभवांतर वी से इसे मानते हैं। तो मैं परस्पर संबंध बताया था, और संबंध क्या बताया था कि कोई भी एक विद्युत परिपथ है, कोई भी एक विद्युत परिपथ है और परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उस धातु वाले तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है आई के, यानी V समानुपाती होता है आई के। ये क्या है, ये ओम का नियम है। और फिर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, V बराबर आर आई। आर क्या है, प्रतिरोध है, यानी एक नियतांक है। कोई भी जो धातु दी जाती है तो धातु के लिए दिए गए जो ताप पर है वो आर क्या होता है, आर है वो तार का प्रतिरोध होता है, जो कि एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक। तो ये क्या है, ये आपका ओम का नियम है। तो समान ताप पर किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी और सेल्यूलाइड। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ये चीज देखेंगे थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है ये जो ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं, यानी अधिक ताप पर भी ये पिघलते नहीं है, प्लास्टिक होते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है। ठीक है, इनसे जो भी वस्तुएं बनती है उनको पिघलाकर पुनः यूज में नहीं लिया जा सकता, पुण्य यूज में है वो, पुण्य उपयोग में है वो नहीं लिया जा सकता। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं। ये जो अधिक ताप है वो अगर इनको मिलेगा तो भी ये नहीं पिघलते। तो इनका यूज क्या किया जाता है, ये विद्युत उपकरणों में यूज किए जाते हैं। यानी अधिक ताप लगे तो ये मेल्ट ना हो, ये पिघले नहीं उपकरणों में। दूसरा, जो बर्तनों के हत्थे होते हैं, अपने घर में किचन में जो बर्तन यूज करते हैं तो उन बर्तनों के आपने हत्थे देखे होंगे जिस प्लास्टिक के बने होते हैं, बर्तनों के हत्थे तो वो थर्मोसेटिंग है प्लास्टिक से बने होते हैं, ताकि वो गर्म ना लगे। और वो है जो भी स्टील का या फिर जो कोई बर्तन होता है तो उससे वो गर्म ना लगे और हम उनको हाथ से पकड़ के उठा सकें। तो हमारा राइट आंसर फिर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, बेकेलाइट। बेकेलाइट है ये ताप दृढ़ प्लास्टिक का होता है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण है जिसका प्रयोग संचार में नहीं किया जाता, एक्स विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और दृश्य प्रकाश। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, एक्स विकिरण है उसका उपयोग संचार में नहीं किया जाता। ये जो एक्स किरणें होती है जिनका उपयोग है वो प्रयोग है वो संचार में नहीं किया जाता, तो जिनका संचार में प्रयोग नहीं किया जाता तो ये विकिरणें है वो आयननकारी होती हैं, आयननकारी विकिरणें भी कहलाती हैं। अब एक्स विकिरण होती है, इसके साथ साथ और कौन सी विकिरणें हैं जिनका प्रयोग संचार में नहीं किया जाता, तो एक्स विकिरण के साथ एक पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, पराबैंगनी विकिरण। तो अगर ये आपके ऑप्शन में हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक्स विकिरण हो गई, पराबैंगनी विकिरण हो गई और एक है गामा विकिरण, गामा विकिरण ये तीनों के तीनों विकिरण है, इनका जो प्रयोग है वो संचार में नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना है एक्स किरणें, एक्स जो विकिरण है वो पराबैंगनी विकिरण और गामा विकिरण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पर्वत है वो कहाँ स्थित है, अवस्थित है, कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में और यूएसए में। ब्लैक पर्वत की बात करें तो ब्लैक पर्वत है इसे अवरोधी पर्वत भी बोला जाता है, अवरोधी पर्वत या फिर इसे भ्रंश पर्वत भी बोला जाता है, भ्रंश पर्वत। ये क्यों बोला जाता है, इनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें ऐसा बोला जाता है। पर इनके निर्माण की प्रक्रिया यानी जो इनका निर्माण है, जो पृथ्वी है इनकी जो सतह होती है उनमें हलचलों के तनाव से या फिर उनके बीच में जो खिंचाव होता है उससे, तो खिंचाव की शक्तियों से जो धरातल होते हैं उसके कुछ भाग है वो भ्रंश या दरार में पड़ जाती है, भ्रंश या फिर दरार में पड़ जाते हैं। तो उनके जो ये भ्रंश या दरार पड़ जाती है तो उनके परिणाम स्वरूप है ये जो ब्लैक पर्वत है या अवरोधी पर्वत है इनका निर्माण होता है।
और जो ब्लैक पर्वत है ये ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होती हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है डी। और वहाँ पे अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो अगर ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लैक नहीं है ब्लॉक पर्वत है, सॉरी ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ये होते कौन से हैं, अवरोधी पर्वत होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो अल्बर्ट पर्वत है, वो भी एक ब्लॉक पर्वत है। वारुच रेंज की बात करें, वारुच रेंज ये भी एक पर्वत है, वो भी कौन सा है, अवरोधी या फिर ब्लॉक पर्वत है। अगर बात करें बोर्नर तो ये भी कौन सा है, एक ब्लॉक पर्वत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉक पर्वत है वो ज्यादातर कहाँ पे है, यूएसए में, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनाडा राष्ट्र की निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। यानी पहले यहाँ पे कौन सी है, फिर ऐसे उत्तर से दक्षिण के क्रम हमें सजाना है। ग्रेट स्लेव, रेडियर, ग्रेट बियर, अथाबास्का और विनिपेग। तो अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले तो आती है ग्रेट बियर, ऊपर उत्तरी में होती है ग्रेट बियर। उसके बाद में होती है ग्रेट स्लेव 2 नंबर पे यहाँ पे। फिर इसके बाद होती है अथाबास्का 3 नंबर पे। 4 नंबर पे होती है रेडियर और 5 पे फिर होती है विनिपेग। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इस प्रकार है इनका क्रम होता है। तो सबसे पहले ग्रेट बियर है तो यानी 3 नंबर, तो 3 नंबर है ऑप्शन आपका डी। यानी इनमें तो 3 नंबर है, पहले है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगर मैं इन जो झीलें हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक सा बताऊं तो जो ये ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर झील है, इस झील के मध्य में आर्कटिक वर्त है वो गुजरता है। तो आपसे ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जिसके अंदर से है वो आर्कटिक वर्त है वो गुजरता है। तो वो ग्रेट बियर झील के अंदर से गुजरता है, जो कि कहाँ पे है, कनाडा में है। अगर बात करें ग्रेट स्लेव की, ग्रेट स्लेव झील है, इस झील में मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, मैकेंजी नदी का। ये के सारे या आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनसे इन्हीं से आएंगे, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। ग्रेट स्लेव झील की बात करें तो ग्रेट स्लेव झील से वो मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। आगे बात करें, ये पांचों जो झील है, यानी कनाडा के 5 झील है, ये वर्ष के मतलब लगभग अधिकांश समय में बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ये 5 का आपको क्रम तो अच्छे से याद ही रखना है। अगर हम बात करें कि जो ये अथाबास्का झील है, तो अथाबास्का झील है आपकी ये ग्रेट स्लेव झील है ये और रेनडियर झील है, इन दोनों के मध्य में है। दोनों के बीच में कौन से, तो अथाबास्का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट स्लेव और रेनडियर है, इनके बीच में कौन सी है, तो अथाबास्का है। ये तो ऐसे ही पता चल गया, क्योंकि 1 नंबर पे ग्रेट बियर, 2 पे ग्रेट स्लेव, फिर 3 पे अथाबास्का और 4 पे रेनडियर आ गई। अगर और बात करें कि जो आपके विनिपेग है, विनिपेग की बात करें तो विनिपेग झील है, इस झील के तट पर ही विनिपेग शहर भी है। इसके तट पर क्या है, विनिपेग शहर भी है, और जो एक मनीटोबा प्रांत है उसकी राजधानी है, मनीटोबा प्रांत की है वो राजधानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताना झील बोलते या फिर टाना झील बोलते। जो नील नदी है वो अफ्रीकी देश इथोपिया में है। कहाँ पे है, इथोपिया से जो टाना झील है यानी ताना झील है, तो उसी से ये निकलती है। ताना झील इथोपिया में है और उसी से ये नीली नील या फिर ब्लू नाइल नदी है वो निकलती है। अगर बात करें कि नीली नील नदी है वो इथोपिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यानी इथोपिया की सबसे लंबी नदी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नीली नील। अगर बात करें नीली नील की तो इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं, यानी नील नदी का जो वरदान है वो किसे कहते हैं, मिस्र को बोलते हैं। नील नदी का वरदान ये किसे बोलते हैं, ये मिस्र को बोलते हैं, मिस्र इजिप्ट देश को मिस्र को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और पेटागोनिया मरुस्थल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। जो पेटागोनिया मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो अर्जेंटीना वहां पर है अवस्थित है। ये कौन सा है? पेटागोनिया मरुस्थल, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब इन तीनों की बात करें कि ये कहाँ स्थित है। पेटागोनिया का पता चल गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में है। अगर अरब मरुस्थल की बात करें तो ये अरब मरुस्थल है, अरब प्रायद्वीप में है, अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अगर बात करें अटाकामा मरुस्थल की तो अटाकामा मरुस्थल है चिली में पड़ता है। और चिली कहाँ पे है? अगर यानी उत्तरी चिली में पड़ता है और ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये भी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका का है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ पे? बोत्सवाना में। और बोत्सवाना का है मध्य अफ्रीका। बोत्सवाना है मध्य अफ्रीका। तो मैंने आपको ये सारे बता दे। अरब मरुस्थल है वो अरबीय प्रायद्वीप में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पे? बोत्सवाना, जो कि मध्य अफ्रीका महाद्वीप में है। और पेटागोनिया मरुस्थल जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है यानी शीत मरुस्थल है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये अर्जेंटीना में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित पर्वत व पठारों में सम्मिलित है। गुरु शिखर, माउंट आबू, हर्ष की पहाड़ियाँ और उड़िया का पठार। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी और डी। नीचे ऑप्शन दे देंगे, या फिर बी, सी, डी, या ए, बी और डी, या फिर ए, बी और सी। ये आपके ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनमें हम देखें तो गुरु शिखर भी कहाँ पे है? सिरोही में है। माउंट आबू भी सिरोही में, उड़िया का पठार भी सिरोही में। लेकिन हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? ये आपकी सीकर में है। ये कहाँ पे है? सीकर में। तो आपका फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी आपका ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु शिखर, माउंट आबू, उड़िया का पठार है, ये स्थित पर्वत व पठारों में स्थित है सिरोही जिले में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि रत्नावली नागानंद एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। इनके लेखक है वो कौन थे? बाण भट्ट, विशाख दत्त, वात्स्यायन और हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक है वो हर्षवर्धन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन थे, उनको संस्कृत के तीन नाटकों या फिर 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। और ये किसके थे? ये संस्कृत के थे। ये भी आपको याद रखना है, संस्कृत के थे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली है, ठीक है, पहले बात करें प्रियदर्शिका की, तो प्रियदर्शिका ये 4 अंकों का नाटक था। 4 अंकों का नाटक था। किससे संबंधित था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें वत्सराज जो उदयन थे उनके अंतःपुर की जो परिणय कथा का वर्णन मिलता है किसमें? प्रियदर्शिका में। अगर फिर इसके बाद हम बात करें रत्नावली की, तो रत्नावली भी कितने? 4 अंकों का नाटक था। 4 अंकों का नाटक था। और इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें जो वत्सराज उदयन था तथा उसकी रानी जो रानी थी इनकी वासवदत्ता, तो उनकी परिणय कथा का बड़ा ही रोमांचक वर्णन है इसमें मिलता है। अब तीसरे की बात करें नागानंद, तो नागानंद है ये कितने अंक का है? ये 5 अंक का नाटक है। 5 अंक का नाटक है। और ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है, ये तीनों के तीनों है वो संस्कृत में हर्षवर्धन के ग्रंथ है। रत्नावली और प्रियदर्शिका तो 4 अंकों की है, और नागानंद है ये 5 अंकों का नाटक है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हसन, दसवंत, किशन दास और उस्ताद मंसूर।
अगर हम बात करें अकबर कालीन चित्रकारों की कि अकबर के समय है वो कौन कौन से चित्रकार थे, तो अकबर कालीन चित्रकारों के नाम है वो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने इनकी जो वो एक इनकी जो रचना थी आईने अकबरी, क्या थी आईने अकबरी, आईने अकबरी में इन्होंने वो नाम है वो मेंशन किए थे यानी गिनाए थे, किसने, अबुल फजल ने, और इनकी पुस्तक थी आईने अकबरी में। आईने अकबरी में अकबर कालीन चित्रकारों का वर्णन मिलता है। उसमें कौन कौन से थे, उसमें एक तो था दसवंत, कौन था, दसवंत बसावन, दसवंत बसावन केशवलाल, केशव लाल, एक था मुकुंद, एक थे मुकुंद, और इसके अलावा एक तारा भी था और सांवल भी था, ये भी थे। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक आध और थे जैसे हरिवंश हो गया, माधु हो गया, जगन हो गया, ये भी थे। लेकिन दसवंत बसावन केशवलाल मुकुंद और तारा और सांवल ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका जिक्र है अबुल फजल ने आईने अकबरी में बोला है कि ये अकबर के समकालीन चित्रकार थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी दसवंत। और जो दसवंत है एक कहार का बेटा था, क्या था, कहार का बेटा था। और इनके काम से अकबर इतना प्रभावित था कि अकबर ने अपने समय में ये पहले अग्रणी कलाकार थे जिनको और आगे बढ़ने के लिए है वो इन्होंने अकबर ने सहयोग दिया था। लेकिन बाद में ये जो दसवंत थे ये मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, तो इन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली थी 1584 ईस्वी में, खुद ही आत्महत्या कर ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था, चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गेरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉब चार्नोक। जॉब का चार्नोक है ये कासिम बाजार था, कासिम बाजार में फैक्ट्री थी तो उसका प्रमुख था कौन था, जॉब चार्नोक। ये अंग्रेजी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, कासिम बाजार। और ये था कहाँ पे, हुगली, जो कर्नाटका में हुगली नदी है उसके किनारे पे था। और हुगली के स्थान पर वहाँ पे इन्होंने एक नाम से सुतानुती या फिर सुतनोती, यानी जो अभी जो कलकत्ता है वहाँ पे सुतानुती नाम से को इस जगह को चुना और इस नाम से है वहाँ पे 1690 में उसकी स्थापना की थी। तो यानी अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की सबसे पहले है वो स्थापना वहाँ पे हुई थी। तो अगर पूछ ले कलकत्ता का संस्थापक कौन था तो जॉब चार्नोक था, और कासिम बाजार में फैक्ट्री थी उसका प्रमुख था जॉब चार्नोक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना है वो किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी और शिशिर कुमार घोष। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। पहले तो अमृत बाजार पत्रिका है उसकी स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कब की थी, 1868 में की थी, 1868 में की थी। और कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी, कहाँ पे, कलकत्ता में की थी। और ये जो शुरू में जब ये प्रकाशित होती थी तो शुरू में ये प्रकाशित होती थी बंगाली भाषा में, लेकिन 1878 में वो देसी भाषा प्रेस अधिनियम आया था ना, उससे बचने के लिए इसे रातों रात ही अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया था। यानी 1878 के में इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करने लग गए थे, पहली चीज तो ये। दूसरी क्या, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू पेट्रियाट की स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना है वो गिरीश चंद्र घोष ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष है, उन्होंने हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की थी, गिरीश चंद्र घोष ने। और बाद में इसके संस्थापक है वो हरीश चंद्र मुखर्जी बन गए थे, इन्हें बना दिया गया था। लेकिन अब से क्वेश्चन पूछ ले, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष ने की। शुरू में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, कलकत्ता में की गई थी, लेकिन बाद में 1878 में इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। हिंदू पेट्रियाट की पूछ ले तो हिंदू पेट्रियाट की स्थापना है वो गिरीश चंद्र घोष ने की थी, और बाद में इसके संस्थापक है वो हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संत सभा की स्थापना की। तो इनमें से ये दोनों ही गलत है। दोनों गलत क्यों है? क्योंकि ये उल्टे दे रखे हैं। अगर हम बात करें गुरु गोविंद गिरी की, गुरु गोविंद गिरी है, उन्होंने राजस्थान के एक तो डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा यहाँ की जनता यानी यहाँ के जो भील जनजाति थी उनको संगठित किया। उनकी सामाजिक जागृति व नवजीवन संचार हेतु पहला तो 1911 में एक आंदोलन चलाया जिसे क्या बोला गया था? भगत आंदोलन बोला गया था। भगत आंदोलन बोला गया था या भगत पंथ बोल दें, ये बोला गया था। तो ये तो कब हुआ? 1911 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो भील जनजाति थी उनके शोषण को कम करने के लिए ये चलाया गया था। दूसरी बात करें संत सभा की, तो संत सभा की स्थापना है वो हुई थी 1883 में। संत सभा की स्थापना 1883 में और कहाँ हुई थी? सिरोही में हुई थी। सिरोही में भीलों को संगठित करना, उनमें आपसी भाईचारा बढ़ाना, इस चीज के लिए इसका गठन किया गया था। एक चीज आपसे और पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं कि संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन आपसे पूछ ले तो प्रथम वार्षिक जो अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई भी कथन है वो सत्य नहीं है। अब हमें पता है कि भगत पंथ और संत सभा दोनों की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी, लेकिन ये जो ईयर है इन्होंने मिसमैच कर दिए, तो इससे क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान से ना पढ़े ना तो इसे गलत कर सकते हैं, लेकिन हमें हर चीज ध्यान से अच्छे से पढ़नी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया। अब मैं इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके बारे में शुरू में कोई थोड़ा से जो की पॉइंट है वो बता देती हूँ। सबसे पहला तो इस आंदोलन का संबंध किस गांव से था? तो गिरधारीपुरा से था, गिरधारीपुरा। और गिरधारीपुरा में 1897 में गंगाराम धाकड़ थे, गंगाराम धाकड़ इनके पिता का मृत्यु बहुत चल रहा था और उस अवसर पर किसानों ने एक सभा की, यानी अपनी समस्या है वो महाराजा को बताने के लिए, यानी महाराज को इस समस्या से अवगत कराने के लिए गिरधारीपुरा में 1897 में गंगाराम धाकड़ के घर पे, यानी उनके पिता का मृत्यु बहुत चल रहा था, उस अवसर पर एक सभा की और उन्होंने उसी सभा में नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को चुना कि उन्हें महाराज के पास भेजा जाए अपनी समस्या को अवगत कराने के लिए। तो उसी टाइम अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया जो ठिकाना था उसके ठिकानेदार कौन थे, तो उस समय ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह के विरुद्ध है वो नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल है वो मेवाड़ महाराणा, उस टाइम महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे, मेवाड़ के फतेह सिंह थे, उनके पास है वो मिले थे, उनसे फतेह सिंह से मिले थे कृष्ण सिंह के विरुद्ध किसानों की मांग को लेकर। तो उस समय कृष्ण सिंह ने क्या किया? नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय है वो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे, और जो बिजोलिया है वहां के ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन है वो किसने किया था? मान सिंह द्वितीय, बाबा हरिश्चंद्र, वीटी कृष्णमाचारी और बाल मुकुंद बिस्सा। अब हमें इस क्वेश्चन में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया, इसके साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन और पढ़नी है। वो कौन से? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो हुआ कब? वो हुआ था 17 सितंबर 1942 को हुआ था। और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल, एक तो जयपुर प्रजामंडल के कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री उनके, और जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री? कौन थे? मिर्जा
इस्माइल, इनके मध्य में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 17 सितंबर 1942 को हुआ। किन किन के मध्य? जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है इनके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र थे। ये बाबा हरिश्चंद्र थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रजामंडल से अलग हो गए थे, इनके विरोध में प्रजामंडल अलग हो गए थे। 1942 में आजाद मोर्चा का गठन किया था, आजाद मोर्चा का गठन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन है वो 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है। और ये समझौता किनके बीच में हुआ? इनके बीच में हुआ, जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इन्होंने ये बोला था कि जो मतलब राजस्थान के होंगे तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र ने इनके विरुद्ध आजाद मोर्चा का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। लेकिन फिर 1945 में, ये बात थी 1942 की, तो 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से आजाद मोर्चा जो मोर्चा था वो पुण्य है वो किस में मिल गया था, जो जयपुर प्रजामंडल है उसमें मिल गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी रियासतें वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? धौलपुर व करौली, जयपुर व जैसलमेर, धौलपुर व जैसलमेर और अलवर व जैसलमेर। तो अगर बात करें कि रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धौलपुर व जैसलमेर ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन इन्होंने अपनी चतुराई लगाई और इन रियासतों के जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और भारत संघ था उनके पक्ष में इन्होंने इनसे साइन करवा लिए, तो ये नहीं मिल पाई। तो राजस्थान की कौन सी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? धौलपुर और जैसलमेर। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मालासर, लिखमादेसर व पांचला का संबंध किस संप्रदाय से है? बिश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जसनाथी संप्रदाय है। इनके अगर प्रवर्तक आपसे पूछ ले कि प्रवर्तक कौन थे जसनाथी संप्रदाय के, तो प्रवर्तक थे जसनाथ जी। और अगर इनसे पूछे कि इनका जन्म है वो 1482 में हुआ, कहाँ पे हुआ? कतरियासर बीकानेर में हुआ। आप एक चीज दे सकते हैं, सर जहाँ पे भी लगे, जिसके पीछे लगे वो कहाँ का? बीकानेर से ही संबंधित होगा, यानी बीकानेर के आसपास का ही होगा। तो इनका जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था और कतरिया जो सर है वहीं पे जसनाथ जी की तपोभूमि मान ले या क्रमस्थली थी। तो जसनाथी संप्रदाय की अगर अन्य पीठ आपसे पूछ लेना तो वो कहाँ पे है? एक तो मालासर बीकानेर में है, लिखमादेसर बीकानेर में है, एक इसके साथ कौन से? पुनरासर, ये भी कहाँ पे है? बीकानेर में। बामलू बीकानेर और जो पांचला है ये कहाँ पे है? नागौर में है। तो ये 5 अन्य पीठें आपको ध्यान रखनी है, मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर और बामलू, ये चारों की चारों तो कहाँ पे है? बीकानेर में है। और जो पांचला है वे नागौर में है और जसनाथी संप्रदाय की जो अन्य पीठें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन बताऊँ, उसके आसपास का आपका पूरा क्वेश्चन बताऊँ। उसका बताने का मेन मोटिव क्या होता है कि मान के चलिए आपकी जो एग्जाम है वो आपने देखा होगा RSSB बोर्ड है वो कई शिफ्टों में करवाती है। आप मान के चलिए 2 शिफ्ट में है, पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन है वो यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछ लिया, तो दूसरी शिफ्ट में वो उसके आसपास का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवा दूँ, तो आगे से 2 हो, 3 हो, 4, कितनी ही शिफ्ट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चाहे मैं क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की संख्या कम हो, लेकिन उन क्वेश्चन से पूरा का पूरा टॉपिक है वो कवर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको EORO में टॉपिक वाइज है वो सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करवाया था विद क्वेश्चन बना के कि इस प्रकार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको रिवाइज करवाया था। वैसे ही हम महिला सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन में।
एक क्वेश्चन से मैं आपको वो मतलब बना के लाऊंगी हर टॉपिक के क्वेश्चन, और एक टॉपिक से मान के चलिए 10 क्वेश्चन करवाऊंगी तो भी मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो कवर करवा दूंगी। और हमारे आपको पता है कि महिला सुपरवाइजर में काफ़ी ज़्यादा आपके सब्जेक्ट हैं, और ज़्यादा कौन से, अगर राजस्थान के होते तो फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपके यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, इंडिया हिस्ट्री भी होगी, इंडिया ज्योग्राफी भी होगी, जो कि हमारे लिए थोड़े नए सब्जेक्ट हैं जिसे हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला, तेजा जी को गायों की मुक्तिदाता एवं नागों के देवता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। तेजा जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया था, ये बिल्कुल गलत है। तेजा जी ने देवल चारणी नहीं, लाछा गुजरी थी, उनकी गायों को मेर जाति के जो मीणा थे, मेर के मीणाओं को छुड़वाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तेजा जी को मुक्तिदाता एवं नागों के देवता के रूप में जाना जाता है, और इनका प्रतिवर्ष भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी है, भाद्रपद की शुक्ल दशमी है, उस दिन नागौर में जो पर्वतसर है, नागौर जिले का पर्वतसर गांव है, वहां पे इनका तेजा जी का स्मृति में मेला भरता है, और तेजा जी को काला और बाला देवता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? माधो सिंह प्रथम, उमेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह और झाला जालिम सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, माधो सिंह प्रथम। दशहरा का अगर बात करें तो दशहरा का पर्व है वो आश्विन, जिसे आसोज बोलते हैं ना, आश्विन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का जो कोटा का जो दशहरा है वो प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा का दशहरा है वो प्रसिद्ध है, और माधो सिंह प्रथम के समय में कोटा में दशहरा मेला प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? 60-40, 55-45, 70-30 और 65-35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60-40 का अनुपात है। राज्य में आपको पता है राजस्थान राज्य है, उसमें जल एक सीमित मात्रा में है, यानी बहुमूल्य संसाधन है ये यहाँ का, ठीक है। और अगर देखें कि अगर इस दृष्टि से हम देखें तो जो फसल उत्पादकता है उसे बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता है वो बहुत होती है। तो पानी को बचाने के लिए एक तो लघु सिंचाई परियोजना है वो इसमें काफ़ी सारी चलाई जा रही है, लघु सिंचाई पद्धति। और एक आपने देखा होगा ड्रिप, यानी जो फवारा पद्धति है, ड्रिप और फवारा सिंचाई है, इसको भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रभावित जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना है वो चलाई गई, लागू की गई। इसमें केंद्र व राज्य का अनुपात देखें तो वो कितना है? 60-40 का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है वो चुनिए। अनाथ बालक बालिका को तात्कालिक 1 लाख रुपए की सहायता दी गई, बिल्कुल सही। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये और प्रतिमाह 2000 रुपये वार्षिक दे, सही है। 18 वर्ष की आयु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और कृषक परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, तो ये गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों की तीनों चीजें हैं वो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से संबंधित है, और ये 25 जून 2021 से पूरे राज्य में लागू हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? इस जनजाति में विवाह हिंदू रीति रिवाज की तरह होते हैं। इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर लड़की का अधिकार नहीं होता। इस समुदाय में सबसे कम साक्षरता दर है, और उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, कि इसमें जो भी चीजें बोली गई सही है। अगर हम सहरिया जनजाति के बारे में एक दो चीजें और देखें तो सहरिया जनजाति में जो पर्दा प्रथा है वो केवल घर में है, यानी केवल घर में, घर से बाहर है वो पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है। और इस समुदाय में बहु विवाह भी प्रचलित है। और इसमें क्या है कि इसमें जो जनजाति में वो विवाह है वो हिंदू रीति रिवाज के समान ही होता है, लेकिन इसमें केवल फेरों का अंतर होता है। फेरे होते हैं वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं होते। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
अटल भूजल योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से देश के 7 राज्यों में लागू की गई है? विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्व बैंक। अटल भूजल योजना है वो जो निम्न भूजल स्तर है, निम्न भूजल स्तर है, उसके संरक्षण के लिए वो अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई और ये 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी। यानी ये प्रारंभ तो 2020-21 से हुई थी, कब तक? 2024-25 तक। अगर इसमें बात करें 7 राज्य, 7 कौन कौन से हैं? आपका गुजरात है, आपका हरियाणा है, इसके अलावा कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये इसमें 7 राज्य हैं। अगर और बात करें कि ये योजना भारत सरकार और विश्व बैंक की है, कितने 50-50%। इनका अनुपात कितना है? 50-50% अनुपात है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जो कि इस टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम बार किस वर्ष की जनगणना के आधार पर राजस्थान के गांवों को सड़कों से जोड़ने की शुरुआत की गई थी? 2001, 1991, 2011 और 1981। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011। प्रथम बार 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य के गांवों को सड़कों से जोड़ने की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन और इनके साथ है वो कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।